एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। मैंने लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। बाय हार्ट नहीं करना है, समझ के लेना है, तो आप वो फॉर्मेट हम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, कंपैरिजन पर्पस के लिए बनाते हैं कि हमारा कंपैरिजन थोड़ा इजी हो, इसलिए एनालाइज कर सकें, इंटरप्रेट कर सके अकाउंट्स को। तो पहला वर्टिकल बैलेंस शीट था जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो देखते हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। तो इसको बनाने के लिए आपको 11th-12th में आपने जो किया था, तो 11th-12th में हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था टी फॉर्मेट में, याद है आपको? ये आपका ट्रेडिंग था और फिर पीएनएल बनाया था कि नहीं बनाया था? तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट यही दोनों को बनाना है, लेकिन टी फॉर्म में नहीं बनाना है। ये हमारा टी फॉर्म में था, अब इसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हम लोग ओपनिंग लिखते थे, यहाँ पे क्लोजिंग लिखते थे, यहाँ पे सेल्स होता था, यहाँ पे परचेज होता था, यहाँ पे अदर एक्सपेंस होते थे, फिर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ये आपका ट्रेडिंग का फॉर्मेट था। पीएनएल में क्या होता था, अगर ये प्रॉफिट है, अगर यहाँ पे आता तो लॉस आता, यहाँ पे होता तो ग्रॉस लॉस। और याद रखना, दोनों एक साथ नहीं आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट है, हम लोग 99% देखते हैं कि प्रॉफिट ही हो, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एक्सपेंस माइनस करते थे, जैसे सैलरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ऑडिट फीस हो गया, बहुत सारा। और फिर जाके हम लोग को क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट मिलता था कि नहीं मिलता था। फिर उसके ऊपर फिर हम लोग को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, बहुत सारे फॉर्मेट थे। बस इधर तक हम लोग को ज़्यादातर ध्यान देना है बात। अब इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, वर्टिकल। अभी ये आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट है या जो अकाउंट्स पढ़ा है तो उसको समझेगा, हाँ ये डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उनको ये स्टेटमेंट कैसे समझेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिंपल वे में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी अनपढ़ रहेगा या जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, वो बोलेगा भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ कितना इनकम आ रहा है। तो बोला अच्छा ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बताना पड़ेगा सामने वाले को कि भाई देखो, हमारी कंपनी का सेल इतना था, उसमें से ये एक्सपेंस माइनस किया, इतना प्रॉफिट बचा। तो वो बोलेगा अरे अरे हाँ अब समझा मुझे, आप लोग ये स्टेटमेंट बनाए ट्रेडिंग और पीएनएल, ये मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन अभी आपने जो बोला कि भाई हाँ पहले सेल्स लिखेंगे, उसके बाद जितने भी एक्सपेंस हुए थे उसको सिस्टमेटिकली, जो एक्सपेंस पहला हुआ था वो सिस्टमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बाद में जो भी प्रॉफिट होगा दैट इज़ योर एक्चुअल प्रॉफिट। तो बोला हाँ आप समझ में आया। तो बस इसी दोनों को पकड़ के हम लोग को इसको क्या करना है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट है पर्टिकुलर रुपीज़। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ज़्यादा कॉलम नहीं बनाना है, हम लोग को 2 ही कॉलम बनाना है, 2 ही कॉलम में हम लोग का काम हो जाएगा। हाँ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ 4 कॉलम तो डू इट, लेकिन 2 ही कॉलम बनाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो 2 कॉलम बनाने का रुपीज़। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। तो किससे स्टार्ट करने का, ये सोचो कि हम लोग फॉर्मेट बना रहे अनपढ़ लोगों के लिए, जिनको समझ में नहीं आता। तो उनको क्या कब समझेगा, उनको ये समझेगा हाँ सेल इतना हुआ, एक्सपेंस इतना हुआ, इतना प्रॉफिट है, ये समझ में आता है। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, उनको नहीं समझेगा। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, हम लोग स्टार्ट सेल से करेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे ग्रॉस सेल्स। अब बोलेंगे सर ग्रॉस सेल्स क्या होता है, रिटर्न माइनस किए थे, देखो रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो सब। तो इसलिए ग्रॉस सेल्स लिखा है। ग्रॉस सेल्स है तो इसका मतलब इसमें से रिटर्न माइनस होगा, तो लेस रिटर्न। तो जब ये ग्रॉस है तो रिटर्न माइनस हुआ, तो अब क्या आएगा, नेट सेल आएगा। 1 - 2 आया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, सेल हो गया। अब सेल में से क्या खर्चा माइनस करेंगे, सेल में से हम लोग वो सब खर्चा माइनस करेंगे जो, अब हम लोग समझो कोई प्रोडक्ट बेच रहे, तो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा होगा कि नहीं होगा। आप सेल कर ही नहीं सकते जब तक वो प्रोडक्ट को बनाया। तो हाँ,
वो सामने वाला बोलेगा हाँ समझ में आया। तो सबसे पहला हम लोग ने क्या दिखा दिया भाई, देख इतने रुपीस का हम लोग ने सेल किया। अब ये सेल कैसे हुआ, जब प्रोडक्ट बेचा तभी सेल हुआ ना। तो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, तो जो भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा होगा वो सब हम लोग इधर लिखेंगे। तो क्या होगा, जितना भी परचेज होगा, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो सब का सब इधर आएगा, जिसको हम लोग COGS बोलते हैं। तो नेक्स्ट है नेट सेल्स में से माइनस होगा COGS, तो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसको निकालते कैसा है, ये आप लोग ने देखा था पहले भी। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक लिखने का, इसके अंदर सब आ जाता है, अगर रॉ मटेरियल WIP सब है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको अलग लिखना है, वो जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज किया। फिर कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये जो भी होगा ये सब का सब इधर आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब आपके ऊपर। ये फैक्ट बिल्डिंग अलग नहीं है, ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है। क्योंकि जो भी एसेट आप लोग प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसका सब डेप्रिसिएशन इधर आएगा, ठीक है। लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस स्क्रैप, ये याद रखना, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारा भंगार भी निकलता है तो उसको बेचेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हम लोग का माल होता है जो नेक्स्ट पीरियड में बिकेगा, इसलिए उन दोनों को लेस करते हैं। क्योंकि आपने अगर देखा होगा T फॉर्मेट में, यहाँ पे ओपनिंग था और यहाँ पे क्लोजिंग था। तो जब ये ओपनिंग, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, मतलब इन सबको ऐड कर रहे हैं, और ये डेबिट साइड का था कि नहीं था। तो जब हम लोग ये सबको ऐड कर रहे हैं, किया कि नहीं किया, यहाँ पे किया ना, ये सब देखो किया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है इधर पे, तो ये तो अपोजिट साइड में खड़ा है, कहाँ खड़ा है, क्रेडिट में। तो इसको थोड़ी ना हम लोग ऐड करेंगे, इसको तो लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया है। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब इनकम आ रहा है, ये तो सब खर्चा है, ये सब क्या है, खर्चा है, और ये सब इनकम है, तो इसलिए लेस किया, तो ये दोनों को लेस किया। तो ABCD ऐड करेंगे, EF लेस करेंगे, तो आपका आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड A+B+C D-E-F 4। तो आपको एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। देखो भाई इतना खर्चा हुआ प्रोडक्ट को बनाने का। अब ये माइनस करेंगे किस में से, नेट सेल में से। तो 3 में से 4 माइनस करेंगे, ये देखो यहाँ पे दिए। तो 3 में से क्या कितना माइनस करेंगे, 4। तो हम लोग को मिलेगा, अब क्या मिलेगा, ट्रेडिंग है ना, सब हो गया ना। इधर से हम लोग ने सेल्स भी ले लिया, तो क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये अपना नेक्स्ट आएगा 3 - 4 ग्रॉस प्रॉफिट। आ रहा है समझ में, मतलब है वही चीज़, लेकिन इसको सिंपल तरीके से उन लोगों को बताना है जिनको समझ में नहीं आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, अब वो बोलेगा हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सबसे पहला सेल्स लिया, सेल्स के बाद हम लोग ने वो खर्चा माइनस किया जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए होता है। तो हम लोग का जो भी आएगा दैट इज़ योर प्रॉफिट। लेकिन अभी भी कुछ खर्चे बाकी हैं, इसलिए इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अब अपना P&L स्टार्ट होगा, तो याद होना चाहिए P&L। ये आपका P&L था, अब ये डेबिट था और ये क्रेडिट था। तो यहाँ पे तो इनकम बहुत कम आता था, यहाँ पे जैसे डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सब रहा, तो वो छोड़ो। यहाँ पे बहुत सारा खर्चा था, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था ना, बहुत सारा था। फिर एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, बहुत सारे थे। अब इतना कौन याद रखेगा। तो ये क्या हुआ, अब सामने वाले को बताते जाएंगे, बोलेंगे भाई हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। तो बोला ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, खर्चे को डिवाइड कर देते हो। तो 3 खर्चे में डिवाइड किया। अब फैक्ट्री में तो माल बनता है, लेकिन उसका सब अकाउंटिंग कहाँ होएगा, फैक्ट्री में थोड़ी होएगा, ऑफिस में होएगा। तो ऑफिस के बहुत सारे खर्चे, ऑफिस की सैलरी हो गई, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हुआ, बहुत सारा हो गया, तो जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोलते हैं। फिर प्रोडक्ट को बेचने के खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट होता है, सेल्समैन कमीशन होता है, फिर सेल्समैन का सैलरी होता है, ये सब डिलीवरी चार्जेस होता है, ये सब खर्चे भी आएंगे। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फिर कुछ फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, जैसे कि बैंक चार्जेस हो गया, ये सब आएंगे। फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं लेने का, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होता है। इंटरेस्ट से पता चलता है कि वो कंपनी कितना
बाहर के फंड पे डिपेंड है और कितना बाहर के फंड पे नहीं डिपेंड है, इसलिए हम लोग उसको फाइनेंस में नहीं डालते, उसको सेपरेटली माइनस करेंगे। तो कब माइनस करेंगे वो देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ ये याद रखो कि फाइनेंस चार्जेस में बैंक चार्जेस आता है, और भी जो आएंगे तो वो हम लोग देखेंगे। तो जितने भी पीएनएल के डेबिट साइड में जितने एक्सपेंस थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, और उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है। क्या है? बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा है। तो पहला लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो उसमें आएगा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जिसको ऑफिस एक्सपेंस बोला जाता है, दूसरा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और तीसरा आता है फाइनेंस चार्जेस या फाइनेंस एक्सपेंसेस भी आप बोल सकते हो। ये तीनों को आपको ऐड करना है तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। आया समझ में? तो अब ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 5 और ये आपका हो गया 6। तो ये खर्चा आप माइनस करोगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे खर्चे बाकी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट बाकी है ना। फिर हम लोग ने ये वाली इनकम तो ली नहीं, ये साइड वाली डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो लिया ही नहीं है। तो ये बाद में देखेंगे क्योंकि वो समझेगा नहीं सामने वाले को जो जिसको हम लोग बता रहे हैं। तो उसको ये समझ में आया सबसे पहला सेल्स लेने का, सेल्स में से रिटर्न माइनस करेगा तो नेट सेल्स आएगा, फिर प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, फिर बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा। सीक्वेंस समझो। हाँ, सेल्स में से क्या माइनस करने का? सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, फिर बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा जिसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। अब जो बच गया है, क्या बचा है? इंटरेस्ट बचा है ना, तो सबसे पहले माइनस कर लेंगे। ये 5 to 6 में से माइनस होगा तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट को इतना अच्छा वो क्यों दिया है ट्रीटमेंट? क्योंकि इंटरेस्ट से ये पता चलता है कि बिजनेस में किसका पैसा ज़्यादा लगा है, अपना ज़्यादा लगा है कि बाहर वाले का, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, इसलिए इंटरेस्ट को अलग दिखाया। तो ये बिफोर इंटरेस्ट है, तो आपको पता है जब ये बिफोर इंटरेस्ट है तो हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो लेस इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट या नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि ये हो गया ना, सब एक्सपेंस एक्सपेंस माइनस किया है, ये नेट प्रॉफिट। अभी बोलेंगे सर ये तो बाकी है, हाँ ये भी कर लेंगे, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बोलो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसे आया आपका? ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था ना 7 नंबर पे टोटल, इसको 5 नंबर से माइनस किया है, समझे? सॉरी, ये 6 नंबर का है, 7 तो ये टोटल आया है। ये जो 7 नंबर आया है ये 5 में से ये 6 माइनस हुआ है, तब जाके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आया, फिर इंटरेस्ट माइनस किया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आया। अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब माइनस हो गया। अब ये जो इनकम है ना यहाँ पे, ये अपने बिजनेस की इनकम नहीं है, ये मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका अलग है, एसेट कोई खराब हो गया तो उसको बेच दिया, उस पर प्रॉफिट आया, वो सब है। तो दैट इज़ नॉट योर ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज़ योर नॉन ऑपरेटिंग, आपके बिजनेस से हटके है। अभी समझो मेरा बिजनेस है ना राशन का है, चावल गेहूँ बेचता हूँ, राइट। अब उसमें कोई मशीन रखा था, फ्रिज रखा था, जिसमें मैं दूध दूध रख के मिल्क विल्क रख के बेचता था। अब वो फ्रिज है ना ख़राब हो गया, अब मैं उसको बेच रहा हूँ, तो उस पर जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन वो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है क्या? बिजनेस का प्रॉफिट है क्या? बिजनेस तो मेरा ग्रेन्स बेचना है, चावल गेहूँ बेचना है, फ्रिज बेचना, ये थोड़ा मेरा बिजनेस है। तो ये जो अलग बिजनेस के साथ साथ में जो छोटा मोटा हम लोग को इनकम मिल जाता है, दैट इज़ योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये आपका देखो नेक्स्ट आएगा नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैसा आएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखने का, उसमें से कुछ एक्सपेंसेस होंगे उसको कमाने के लिए, वो माइनस करने का। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रहा है, हाँ डिविडेंड आया तो डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लिखा। अब उसको कलेक्ट करने के लिए आपका 100 रुपया खर्चा हो गया, तो 500 रुपया आपको डिविडेंड मिला था। कितना मिला था? 500 रुपया। तो 500 रुपया हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। और इसको कमाने के लिए कलेक्ट करने में कितना खर्चा गया? 100 रुपया। तो हम लोग को कलेक्ट करने का 100 रुपया, तो बचा कितना? 400। तो 400 आपका नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, जो हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। तो नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैसा आएगा? देखो ये 10 पॉइंट आ गया, जो कि ए माइनस बी है, और ए माइनस बी ये है। समझ में आया?
अब इसको ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में, तो हम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अब सब एक्सपेंस माइनस हो गया। तो एक बार रिवाइज करते पहले से क्या हुआ, हम किस लोगों को बता रहे हैं, जिन लोगों को अकाउंट नहीं समझ में आता है, तो उनको हम लोग अपना पीएनएल बता रहे हैं कि भाई बिजनेस में देखो इनकम कहाँ से आ रहा है और कौन कौन से खर्चे माइनस कर रहे हैं। तो उनको बताया देखो पहले सेल लेते हैं हम लोग जो प्रोडक्ट को बेच रहे, फिर प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा जिसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, एडमिन सेलिंग फाइनेंस वो माइनस करेंगे, फिर जितनी भी नॉन इंटरेस्ट है वो माइनस करेंगे, फिर जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको एडजस्ट करके माइनस करेंगे। अब आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि सब इनकम ले लिया, सब एक्सपेंस ले लिया। अब मेन जो आपकी लायबिलिटी बचती है टैक्स, क्योंकि बिजनेस आप तभी तक ऑपरेट नहीं कर पाओगे जब तक आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरते। तो इसलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अगर आपको पता होगा हम लोग ने अभी भी किया, एक क्वेश्चन किया कैपिटल बजटिंग का, उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था कि नहीं, तो वो टैक्स माइनस करने के बाद आया था। तो ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये प्रॉफिट में और किसी का शेयरिंग नहीं है, सब खर्चे माइनस कर दिए, गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया, इंटरेस्ट भर दिया, सब भर दिया। अब ये कंपनी का एकदम प्योर प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट या तो वो अपने पास रख सकती है, राइट, या कहीं पे ट्रांसफ़र करके रख देगी कि भाई इतना पैसा हम लोग बिजनेस में नेक्स्ट टाइम यूज़ करने वाले। तो हम लोग या तो पहले का देखेंगे कि कुछ प्रॉफिट अवेलेबल है क्या, तो हम लोग ऐड करेंगे। तो पीएनएल ओपनिंग बैलेंस, तो पहले से कोई प्रॉफिट है क्या, तो ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ना, ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट है। कौन सा है, करंट ईयर, ये साल का प्रॉफिट है, ओके। और ये जो पीएनएल यहाँ पे ऐड किया ओपनिंग बैलेंस, ये लास्ट ईयर का है। तो समझो अभी हम लोग को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ ये साल, और लास्ट ईयर का 50 रुपये का प्रॉफिट अवेलेबल है, तो अपने पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 150 हो जाएगा ना। पहले से तुम्हारे पॉकेट में 50 रुपया पड़ा है और फिर 100 रुपये आया तो 150 हो गया। अब ये 150 रुपया हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ और खर्चा आने वाला है, तो हम लोग थोड़ा बहुत है ना ट्रांसफ़र करके रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। कि उसमें से थोड़ा पैसा, अभी जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स है, पैसा कमाते हैं, समझो 10,000 पगार है, 10,000 में से खाने पीने का खर्चा 3,000, बचा कितना, 7। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा 10 का 10 स्पेंड करेंगे, वो 7 में से 3,000 और रख देंगे, हाँ भाई बेटी की शादी है, हाँ बच्चे का स्कूल का फीस है, ये है, रखते कि नहीं रखते। वैसे बिजनेस में भी थोड़ा पैसा साइड में निकाल के रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी एंड में बचेगा दैट वुड बी योर रिटेन्ड प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, इसके अंदर ये दोनों को ऐड करने का जो भी आएगा दैट इज योर रिटेन्ड प्रॉफिट, ओके। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मेट हो गया। ये फॉर्मेट हम उन लोगों को बताते हैं जिनको अकाउंट समझ में नहीं आता है, तो इससे कंपैरिजन करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले क्या लेने का, सेल्स लेने का। सेल्स लेने के बाद प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा वो करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आएगा, फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर जितने भी नॉन ऑपरेटिंग है जो बिजनेस में इनकम होती है लेकिन बिजनेस को डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है, वो प्लस माइनस करने का, टैक्स माइनस करने का, फिर थोड़ा प्रॉफिट है ना ट्रांसफ़र कर देने का, जो भी बचेगा दैट इज़ योर रिटेन प्रॉफिट। रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करके रखना, तो ये प्रॉफिट आप रख सकते हो कभी तक भी, आपके ऊपर है। तो ये फॉर्मेट है। तो ये आपको एज इट इज़ बनाना है। अब इसमें मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं छोड़ना है, मतलब लाइन नहीं छोड़नी है, कुछ भी यहाँ पे आपको छोड़ना है। अब जैसे मैं जहाँ जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों में मिनिमम 5 to 5 लाइन्स, कितना, 5 लाइन। फिर ये जो 3 है, 5-5 लाइन या 6-6 लाइन भी छोड़ेंगे तो चलेगा। पहले इसमें और इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, लेकिन 5-5 लाइन छोड़ेंगे, मोर देन इनफ, ओके। फिर इन दोनों में बस, बाकी कहीं पे लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर 99% फॉर्मेट। तो ये याद रखना है, इनके अंदर 5-5 लाइन छोड़ो, पूरा फॉर्मेट बनाओ, 2 पेज पे जा रहा है, 2.5 पेज पे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना दो। उसके बाद है ना सीधा पोस्टिंग करने का, और जो भी पोस्टिंग करेंगे आप उस सब का सब आपको किधर डालना है, इनर कॉलम में ही डालना है, आउटर में नहीं। आउटर में सिर्फ और सिर्फ ये जो बुलेट पॉइंट है ना, जैसे ये 3 है तो ये जाएगा, फिर ये 4 है ये जाएगा, फिर ये 5 है ये जाएगा, 6, ये 9, ये 10, यही जाएगा।
तो ये इजी लग रहा है ना। अब चार चार कॉलम बनाएंगे तो आपको कंफ्यूज रहेगा, फर्स्ट में डालूँ, सेकंड में डालूँ, थर्ड में डालूँ या फोर्थ में डालूँ। ओके, तो दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मेट। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जिस वीडियो में मिलेंगे तो वो टाइम पे मैं आपको इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सम सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, तो ये एक दो बार वीडियो रेफ़र करो तो आपके दिमाग में प्रॉपरली फिट हो जाएगा। कुछ डाउट आता है कमेंट करो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।